विक्की पारुल को फिर से इग्नोर करते हुए उसके पास से निकल जाता है, जिसे देख पारुल के तन बदन में आग लग गई। वो भी घर जाने के लिए निकलने लगती है। तभी वो राघव को विक्की से बात करते हुए देखती है। राघव ने चेहरे पर दाढ़ी मूछ बढ़ा ली थी। पारुल उसे पहचान नहीं पाई। जो फोटो उसने देखी थी वो 2 साल पुरानी थी। तब राघव 21 साल का गोरा सा लड़का था जो हमेशा क्लीन शेव रहता था। दोनों बड़े प्यार से गले मिल रहे थे। बाय रोहन, शाम को मिल। विक्की वहाँ से चला गया। राघव पारुल के बगल से निकल कर जाने लगा। एक्सक्यूज़ मी। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? राघव ने मुड़कर पारुल से पूछा। राघव ने आंखों पर सनग्लासेस लगा रखे थे। क्या आप मुझे बताएंगे, ये जो गाड़ी से अभी अभी बाहर गए हैं वो कौन है? कौन? विक्की? अरे आप उसे नहीं जानती? उसका नाम विक्की शेरगिल है। फेमस बिजनेसमैन जेम्स शेरगिल का छोटा बेटा है और मेरा जिगरी दोस्त। साधारण कपड़े पहने राघव को देखकर पारुल कहती है, आपका दोस्त? मुझसे मजाक कर रहे हो? आपको देखकर लगता तो नहीं इतना एटीट्यूड दिखाने वाला बंदा आपसे दोस्ती करेगा। आप मेरे कपड़े मेरी हैसियत देखकर कह रही हैं। विक्की ऐसा नहीं सोचता है। वह दिल देखकर दोस्ती करता है, कपड़े देखकर नहीं। वैसे आप करते क्या हैं मिस्टर? जी, रोहन। रोहन नाम है मेरा। फ़िलहाल तो बेरोजगार हूँ। आजकल नौकरी की तलाश में हूँ। पारुल अपना कार्ड निकाल कर देती है। कल सुबह मुझसे आकर मिलो, समझो तुम्हारी नौकरी पक्की। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो शायद भगवान से कुछ और भी मांग लेता तो वो भी मिल जाता। मतलब मतलब ये कि आज कई दिनों बाद मुझे मेरे जिगरी दोस्त से मिलवा दिया। फिर मुझे आप मिल गई। आपने मुझे नौकरी का ऑफ़र दे दिया। तो है ना मेरी किस्मत आज जोरदार। मैं सुबह मिलता हूँ। राघव को पारुल के जिम में नौकरी का ऑफ़र मिल गया। राघव को अपने उद्देश्य में पहले ही झटके में सफलता मिल गई थी। अब उसे कैसे भी पारुल का असली चेहरा मैंग के सामने लेकर आना था, जो कि इतना आसान नहीं था। राघव सुबह सुबह जिम पहुँच गया। पारुल वहाँ पहले से ही मौजूद थी। मैम, आपने कल मुझे नौकरी। हाँ हाँ, आओ, ये मेरा जिम है। बाप रे, इतना बड़ा जिम? हाँ, और भी दो हैं इतने ही बड़े। आज से तुम्हें क्या करना है जैकब समझा देगा। तुम उससे मिल लेना। जी मैम। तभी राघव के फ़ोन पर विक्की का फ़ोन आता है। हेलो विक्की, क्या पार्टी? कहाँ और क्यों? ओह, होटल वेलकम में। सॉरी यार, मैं नहीं आ पाऊँगा। आज ही नौकरी लगी है। मैम छुट्टी नहीं देंगी। क्या कहा? उन्हें भी साथ ले आऊँ? अरे यार, दिमाग ख़राब है तेरा। वो मालिक, मैं नौकर। वो भला मेरे साथ क्यों आने लगी? तू कहे तो अलग से इनवाइट कर देता हूँ। मेरा आना तो मुश्किल, बहुत मुश्किल है। फिर भी बात करके देखता हूँ। राघव फ़ोन काट देता है। सॉरी मैम, वो मेरे दोस्त विक्की ने वेलकम होटल में पार्टी रखी है। मुझे और आपको इनवाइट किया है। पार्टी दोपहर से शुरू हो रही है। हाँ, देखती हूँ। वैसे मैं यूं ही किसी की पार्टी में नहीं जाती हूँ। फिर भी कोशिश करूँगी, कुछ देर ही सही, पर वहाँ पहुँच सकूँ। तुम्हें आज पूरे दिन की छुट्टी। कल से अपने काम पर ध्यान देना, समझ गए? जी मैम, थैंक यू सो मच। राघव वहाँ से चला जाता है। पारुल मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसने इसी उद्देश्य से राघव को काम देने के बहाने से जिम में बुलाया था। उसको तो विक्की से मेल जोल का कोई जरिया चाहिए था। पार्टी में बहुत सारे लड़के लड़कियां थीं। लड़कियां विक्की के आसपास मंडरा रही थीं। पारुल पार्टी में पहुंच जाती है। उसके हाथों में सफ़ेद फूलों का बहुत सुंदर बुके लिया हुआ था। हाय विक्की। अरे राघव। सॉरी रोहन। अच्छा लगा तुझे देखकर। ये क्या, अभी से नौकरी के चक्कर में पड़ गया तू? अभी तो हमारे खेलने खाने के दिन है। तुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं विक्की, पर मुझे है। खैर वो सब छोड़ो, इनसे मिलो। ये मेरी बॉस हैं। मैम, ये मेरा सबसे प्रिय दोस्त विक्की है। हाय, आई एम पारुल। विक्की को बुके देते हुए पारुल बोली। थैंक्स, पर शायद हम पहले भी मिल चुके हैं। ओह, याद आया। रात की ही तो बात है। आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ थीं। अरे नहीं नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, सिर्फ फ्रेंड है। पारुल ने सफाई से झूठ बोल दिया। मैं तो अभी तक सिंगल हूँ। मुझे मेरे टाइप का एटीट्यूड दिखाने वाला अभी तक कोई मिला नहीं। हाँ बढ़िया, अब तो हमारी खूब जमेगी। विक्की पारुल को इम्प्रेस करने लगा। मुझे भी एटीट्यूड दिखाने वाले लोग ही भाते हैं। विल यू डांस विद मी? विक्की ने पूछा। या श्योर। पारुल विक्की के साथ डांस करने लगी। इधर पारुल राघव के बिछाए हुए जाल में फंसती जा रही थी। वहाँ शिल्पा पढ़ाई के प्रति गंभीर होती जा रही थी, पर वह मैंग को अभी भी भुला नहीं पा रही थी। शिल्पा जब भी अकेली होती, मैंग की याद में आंसू बहाने लगती थी, पर अपने माँ बाप के सामने खुश रहने की कोशिश करती थी।
शिल्पा बेटा, बहुत रात हो गई, अब आराम कर ले बच्चा, कल सुबह जल्दी उठकर पढ़ लेना। नहीं माँ, एग्ज़ाम पास में है, मुझे पढ़ने दो। पर बेटा, इस नन्ही जान का भी तो ध्यान रखना है ना, अगर कहीं तू बीमार पड़ गई तो। मुझे कुछ नहीं होगा माँ, आप चिंता मत करो, तब तक जतिन आ जाते हैं। क्यों परेशान कर रही हो मेरी बेटी को, पढ़ने दो उसे, सुबह देर तक सोने देना, जगाना ही मत। कौन सा उसे कॉलेज जाना है। यह हुई ना बात पापा, समझाइए माँ को, मुझे भी ऐसे स्कूल में एडमिशन करा दो ना पापा, जहाँ स्कूल नहीं जाना पड़े। मैं भी मज़े से घर पर बैठकर पढ़ लिया करूँगा। यह रोज़ रोज़ स्कूल जाना बहुत बोरिंग है ना दीदी। चिंटू की बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं। बेटा जी, तुम्हें तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। स्कूल क्या, तुमको तो कॉलेज भी जाना पड़ेगा, डॉक्टर जो बनना है तुम्हें, है ना शिल्पा बेटा। चिंटू मुंह बनाकर कहता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे समय बीतता गया। मैंग से अलग हुए उसे आज 7 महीने होने को आए थे। संध्या की हालत में अभी भी ज़्यादा सुधार नहीं था। हाँ, अब वो उठकर बैठ लेती थी, पर ना तो चल पाती थी ना बोल पाती, बस टूटे फूटे शब्द मुँह से निकलते थे। डॉक्टर अंकल, अम्मा पहले से काफ़ी ठीक हैं, पर मुझे उनके बोलने और चलने का बेसब्री से इंतज़ार है। कब माँ फिर से मुझे बेटा कहकर बुलाएंगी। पता नहीं कितना समय और लगेगा। चिंता मत करो मैंग, अभी इतना सुधार हुआ, आगे और होगा। जल्दी संध्या जी बोलेंगी भी और अपने पैरों पर चलेंगी भी। धन्यवाद अंकल जी, बस इसी तरह से उनका ध्यान रखो, समय पर दवा देते रहो और इन्हें ऐसे खुश रखने की कोशिश करते रहो। संध्या की छोटी बहन विमला पूरे मन से अपनी बहन की सेवा कर रही थी। हल्की फुल्की हंसी मजाक कर अपनी बहन को खुश रखने की कोशिश करती रहती थी। विमला के आ जाने से संध्या का अकेलापन काफ़ी हद तक दूर हुआ था। मैंग बेटा, अब तू जल्दी से बहू लिया, कब तक यूँ अकेले ज़िंदगी जिएगा, और फिर अभी तेरी उम्र ही क्या है। क्यों दीदी, मैं सही कह रही हूँ ना। संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देख, वह तुझे अकेले देखकर दुखी हो रही हैं। तेरी शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, फिर देखना दीदी कितनी जल्दी ठीक होती हैं। हाँ मौसी, मैं भी यही सोच रहा हूँ, पर फिर सोचता हूँ पहले माँ पूरी तरह से ठीक हो जाएं और वह अपने हाथों से आशीर्वाद दें, मैं अपना घर बसाऊँ, है ना माँ। संध्या भी हाँ में गर्दन हिला देती है। माँ नहीं चाह रही थी कि मैंग सच जाने बगैर शादी करे। देखा मौसी, माँ मना कर रही हैं। माँ आप चिंता ना करो, जब तक आप नहीं बोलेंगी मैं शादी नहीं करूँगा। यह सुनकर संध्या गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर लेती है। जैसी तुम लोगों की मर्जी, मैं भी चली आराम करने। दीदी को कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना रीता। जी मैम, अब आप आराम करिए, मैं हूँ यहाँ। मैंग भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब पारुल मैंग से मिलने कम ही आती थी। मैंग की रोज़ कभी फ़ोन तो कभी डिनर तो कभी लंच के बहाने पारुल से मिलता और बात करता था। आज दोनों शाम के समय इंडिया गेट घूम रहे थे। पारुल, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। हाँ पूछो ना मैंग, मैं तुम्हारी बात का क्यों बुरा मानूंगी। तुम आजकल मुझसे दूर दूर क्यों रहती हो, ना तुम पहले की तरह मिलने आती हो, और जब मिलती भी हो तो पहले जैसा क्रश दिखाई नहीं देता। कोई बात खराब लगी है क्या, किसी बात से नाराज़ हो। अरे नहीं नहीं मैंग, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया। मैं तो बस दिन रात इसी चिंता में रहती हूँ कि कब आंटी ठीक होंगी। हमारी शादी तो तभी होगी जब वो पूर्णतः स्वस्थ हों। बस यही बातें परेशान करती हैं। ऊपर से बिजनेस में कितने टेंशन होते हैं, तुम्हें पता ही है। चिंता मत करो, मैं हूँ ना। पारुल के झूठ में फंसा मैंग पारुल के सच को समझ ही नहीं पा रहा था। मैंग पारुल को अपने गले से लगा लेता है। तभी पारुल की निगाह सामने से आ रहे बिक्की पर पड़ती हैं। उसे देख पारुल घबरा जाती है। ओह माय गॉड, बिक्की, कहीं मुझे मैंग के साथ ना देख ले। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मैंग, मेरी मुंबई में एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे 2-3 दिन के लिए वहाँ जाना है। अब मैं चलती हूँ, बाय, जल्दी ही मिलते हैं। पारुल तेज़ी से वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो वहाँ से मैंग के जाने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही मैंग की गाड़ी वहाँ से निकली, वैसे ही पारुल गाड़ी घुमाकर विक्की के पास पहुँच गई। हाय विक्की, यहाँ क्या कर रहे हो। अरे पारुल, तुम यहाँ कैसे। मैं एक ज़रूरी काम से जा रही थी, तुम्हें देखा तो मिलने आ गई। आज रात को डिनर पे मिलते हैं। हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो। ठीक है, तो फिर डिनर पक्का। अभी बहुत जल्दी है, चलती हूँ विक्की। राघव, आज पारुल मुझे डिनर पर बुला रही है, क्या करना है अब। आज तू शादी के लिए प्रपोज कर दे। क्या,
तुझे पता है तू क्या कह रहा है? हाँ पता है। बस अब जल्दी ही तेरा मेरा काम पूरा होने वाला है। रात को पारुल और विक्की डिनर के लिए मिलते हैं। पारुल ने विक्की को इम्प्रेस करने के लिए कैंडल लाइट डिनर का प्लान बनाया था। वाह नाइस अरेंजमेंट, थैंक्स पारुल, खुश कर दिया यार तूने। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? मेरी छोड़ो, तुम अपनी कहो विक्की, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? बोल दूँ? हाँ हाँ बोलो विक्की, मैं जानना चाहती हूँ। विक्की आगे बढ़कर घुटने के बल बैठ गया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर, विल यू मैरी मी पारुल? पारुल को तो जैसे मुँह मांगी मुराद मिल गई हो। पारुल तो कुछ क्षण के लिए बोल ना सकी, जैसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। सॉरी यार, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही और जल्दी बोल गया। तुम्हें बुरा लगा तो माफ़ कर देना, पर सच में पता नहीं चला कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुम पहली लड़की हो जिसके आने से मेरी ज़िंदगी बदल गई। सच कह रहे हो विक्की? हाँ पारुल। ओ विक्की, मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। पारुल विक्की के गले लग जाती है। राघव का निशाना सही लगा। अब पारुल मैंग से पीछा छुड़ाने के बहाने ढूंढने लगी। इधर शिल्पा की डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया था। जैसे जैसे ड्यू डेट पास आ रही थी, शिल्पा मैंग के लिए दुखी हो रही थी। मैंग, बस कुछ दिन बाद हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। काश इस समय तुम मेरे साथ होते, पर कैसे होते? तुम पर तो पारुल का जादू छाया हुआ है, तभी तो तुमने वो देखा जो झूठ था। शायद मेरे बच्चे के नसीब में उसके पिता का प्यार नहीं है मैंग। मैंग बेटा, देखो दीदी बोलने लगी। पता नहीं पारुल पारुल कर रही हैं। समझ नहीं आ रहा है वो क्या कहना चाह रही हैं। क्या सच्ची मौसी, माँ ने बात की आपसे? मैंग दौड़कर माँ के पास आता है। माँ बोलो, मैं भी सुनना चाहता हूँ। माँ क्या हुआ? रीता माँ, सब ठीक है सर, मैंने चेक कर लिया है। मैम कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। यह अच्छा संकेत है कि वह जल्दी बोलने लगेंगी। बोलो माँ, आपको पारुल से मिलना है? पर संध्या एक दो बार पारुल बोलकर चुप हो गई। माँ बस जल्दी ठीक हो जाओ, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। संध्या नम आंखें लिए मन महसूस कर रह गई। वो मैम को शिल्पा की सच्चाई और पारुल का झूठ बताना चाहती थी, जो वह कहने में असमर्थ हो रही थी। मैग ने खुश होकर पारुल को फ़ोन लगाया। हाय मैग, कैसे फ़ोन किया? पहले ये बताओ तुम कहाँ हो? मैं मुंबई में हूँ। कहो क्या हुआ है? पारुल, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज माँ ने कितने दिनों बाद कुछ शब्द बोले, और पता है वो शब्द क्या थे? उन्होंने तुम्हारा नाम लिया है। वाह मैग, यह तो बहुत खुशी की बात है। मैं जल्दी ही वापस आकर तुमसे और आंटी से मिलती हूँ। पारुल झूठ बोलकर फ़ोन काट देती है। विक्की के यहाँ राघव और विक्की बैठे बात कर रहे थे। यार कब ख़त्म करेगा ये सब? तुझे पता है अगले हफ्ते मॉम डैड आ रहे हैं। वो तो भैया ने 1 महीने और रोक लिया था उन्हें, वरना मैं ये सब नहीं कर पाती। अब बात आगे बढ़े उससे पहले ये सब रोक दे, ख़त्म कर दे सब। अगर वो मेरे घर तक आ गई तो बहुत गड़बड़ हो जानी है। यार बस 1-2 दिन दे, सिर्फ 1-2 दिन, इससे ज़्यादा मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। राघव बहुत टेंशन में आ गया था। सुबह इसी उधेड़बुन में वह जिम पहुंच जाता है। पारुल मैंग से बात कर रही होती है। मैंग, बस 2 दिन का काम और है मुंबई में। मैं जैसे ही दिल्ली आती हूँ सीधा तुमसे मिलने आती हूँ। राघव को देखते ही, अरे रोहन रुको, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी मैम। राघव पारुल के पास जाकर बैठ गया। रोहन, तुम विक्की के दोस्त हो, इसलिए मेरे भी खास हो। तुम्हें पता है कल विक्की ने मुझे प्रपोज़ किया है? मुस्कुराते हुए पारुल बोली। अरे वाह मैम, यह तो बहुत खुशी की बात है। इस बात पर तो स्पेशल पार्टी होनी चाहिए। क्या ख्याल है मैम? वाह, ख्याल तो अच्छा है। पार्टी की तैयारी तुम्हारे जिम्मे, पर पार्टी कहाँ रखें ये समझ में नहीं आ रहा है। मैम समझना क्या, पर्सनल पार्टी है तो आपके घर पर रखिए। वाह ग्रेट, तो तय रहा ये काम तुम्हारे जिम्मे। यह लो मेरे घर की चाबी, आज तुम्हारी छुट्टी, शाम तक सारे अरेंजमेंट हो जाने चाहिए। जी मैम, समझो काम हो गया। रोहन ने सारे अरेंजमेंट कर दिए। शाम को पार्टी अपने शबाब पर थी। रोहन जतिन को फ़ोन करता है। अंकल, मैंग का फ़ोन नंबर होगा आपके पास? मुझे कुछ काम है। जतिन से नंबर लेकर राघव ने मैंग को फ़ोन लगा दिया। हेलो मैंग सक्सेना। जी हाँ, आप कौन? आपका एक शुभचिंतक बोल रहा हूँ। जिस पारुल के साथ आप ज़िंदगी के हसीन सपने बुन रहे हो, वो आपको धोखा दे रही है। क्या मतलब? कौन हो तुम? पारुल के बारे में कैसे जानते हो? मैं कौन हूँ इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप तो अपनी ज़िंदगी से मतलब रखिए। अगर मेरी गलत लग रही है तो आज और अभी पारुल के घर जाकर देखिए।
सच झूठ आपको पता चल जाएगा। पारुल मुंबई में नहीं, यहीं दिल्ली में है और अपने नए शिकार के साथ मज़े कर रही है। ये सुनते ही मैंग के तन बदन में आग लग गई। मैंग उसी समय पारुल के घर के लिए निकल गया। वहाँ जाकर देखता है तो पारुल के घर में पार्टी चल रही थी। पारुल, विक्की, रोहन और पारुल के कुछ दोस्त डांस कर रहे थे, पार्टी एंजॉय कर रहे थे। मैंग जाकर म्यूजिक सिस्टम बंद कर देता है। ये म्यूजिक किसने बंद किया? पारुल गुस्से में चिल्लाकर बोली। मैंने किया, मैंग पारुल के सामने जाकर बोला। तुम यहाँ कैसे? तुम तो मुंबई में थी, 2 दिन बाद आने वाली थी। झूठ बोला मुझसे, क्यों? मैं कई दिनों से महसूस कर रहा था तुम मुझसे दूर दूर भाग रही हो, तो यही कारण था। तब तक विक्की आ जाता है। पारुल, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे, ये वही है ना जो उस दिन होटल में था। ये यहाँ इस तरह से पार्टी में आकर हंगामा कर रहा है। विक्की, मैं बात कर रही हूँ ना, प्लीज़ तुम पार्टी एंजॉय करो। राघव मैम को देखते ही छुप गया था। क्यों, सुनने दो ना उसे भी। तुम्हारी करतूतें तुम्हारी जैसी लड़की से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। पहले मेरी ज़िंदगी में आकर शिल्पा और मेरे संबंध खराब किए, अब किसी और का दामन थाम लिया। पारुल भी मैंग की बातों से गुस्से में आ गई थी। मेरे जैसी लड़की से क्या मतलब है तुम्हारा? और हाँ, तुमने खुद अपनी ज़िंदगी खराब की है। तुमसे शादी करके मैं अपनी ज़िंदगी खराब करूँगी, ये कैसे सोच लिया? तुम मेरी झूठी बातों में आकर अपनी पत्नी को छोड़ बैठे। गलत तुम हो मैंग, मैं नहीं। मेरी तो ये आदत है कि कोई मुझे नीचा दिखाए तो मैं उसे बर्बाद कर देती हूँ। तुम्हारी माँ और तुम बहुत तारीफ करते थे ना, शिल्पा ये शिल्पा वो करते थे, और मुझे इग्नोर हटा दिया उसे रास्ते से। अब अगर मैंने विक्की से शादी करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुमने मुझसे शिल्पा के बारे में सब झूठ कहा और मैंने तुझ पर विश्वास कर लिया। यह तुमने अच्छा नहीं किया पारुल, तुमने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। पारुल, ये मयंक क्या कह रहा है? विक्की बीच में आकर बोला। और ये शिल्पा कौन है? शिल्पा मयंक की वाइफ का नाम था। मैं सिर्फ इसकी दोस्ती चाहती थी और ये जब देखो तब मेरी वाइफ करता रहता था। इसके मॉम डैड भी मुझे नीचा दिखाने में कसर नहीं छोड़ते थे। बस मैंने भी उस शिल्पा नाम के कांटे को निकालने के लिए इसके दिमाग में शक के कीड़े डाल दिए और ये बेवकूफ़ सच सच मान बैठा। पारुल, मैं तो तुम्हें एक समझदार लड़की समझकर अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता था। तुम इतनी घटिया सोच वाली लड़की निकलोगी ये मैंने नहीं सोचा था, मयंक बोला। मैंने भी नहीं सोचा था, विकी बीच में आकर बोला। सॉरी पारुल, पर मैं तुम्हें एक अच्छी लड़की समझकर शादी के लिए प्रपोज किया था। पर जो लड़की अपनी जिद में किसी भोले भाले इंसान की ज़िंदगी तबाह कर सकती है, उसके साथ ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला मैं तो नहीं कर सकता। विक्की, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो। प्यार तो तुम मैंग से भी करती थी ना पारुल? मैंग, यही कहा था पारुल ने तुमसे। हाँ, 4 दिन पहले तक इसे मुझसे शादी करनी थी, अब तुमसे। ये कभी किसी एक की नहीं हो सकती, कहकर मैंग वहाँ से चला गया। मैंग के जाते ही राघव, विक्की, ये लड़की तेरे लायक नहीं है। यार, तू गलत लड़की से दिल लगा बैठा था, अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। ये तुम्हारे लिए ठीक होगा। हाँ रोहन, तू सही कह रहा है, मैंने गलत लड़की से प्यार करने की भूल कर दी। विक्की प्लीज़, तुम तो ऐसा मत कहो, मैं सच में तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। रोहन, तुम समझाओ विक्की को। सॉरी पारुल, मैं कुछ नहीं कर सकता, शायद शिल्पा भी कुछ ऐसे ही तड़पी होगी। शिल्पा? तुम शिल्पा को कैसे जानते हो? पारुल ने चौंक कर पूछा। अभी इतनी देर से आप ही शिल्पा शिल्पा बोल रही थी। विक्की, चल, अब यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं है। हाँ रोहन, तुम सही कह रहे हो। रोहन, यह मत भूलो तुम मेरे नौकर हो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। आप भी मत भूलिए मैम, मैं पहले विक्की का दोस्त हूँ। रोहन सही कह रहा है पारुल, अब तुम मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना और यह बर्बाद करने की धमकी किसी और को देना, वरना तुम्हारी ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं ना, इनका नामो निशान मिट जाएगा। पारुल विक्की को रोकती रह गई, पर विक्की न मिलने की हिदायत देकर वहाँ से चला गया। पारुल गुस्से से तिलमिला गई। मैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखो अब मैं क्या करती हूँ। इधर मैं गुस्से में घर चला गया और अपने को बेडरूम में बंद करके शिल्पा की तस्वीर हाथ में लेकर रोने लगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने पारुल की बातों में आकर अपने हाथों से अपना घर उजाड़ बैठा। मुझे माफ़ कर देना शिल्पा। संध्या व्हील चेयर से घर में घूमने लगी। उसकी हालत में दिन पर दिन सुधार होता जा रहा था। टूटे फूटे शब्दों में अपनी बात कह देती थी। विक्की राघव से पूछता है, राघव एक बात बता,
जब पारुल से मैंग का झगड़ा हो रहा था तो तू कहाँ गायब हो गया था? मैं वहीं छुपा था, चुपचाप उनके झगड़े का वीडियो बना रहा था। क्यों? विकी ने पूछा। अरे यार, जब कोई ब्याहता लड़की 2 साल में ही घर बैठ जाए तो लोग उसी पर उंगली उठाते हैं। ऐसा ही शिल्पा के साथ हो रहा है। जब भी बाहर निकलती है, पड़ोस की रेणुका आंटी कुछ ना कुछ ऐसा कह देती हैं कि शिल्पा टूट कर रह जाती है। मेरी आंटी से बात होती रहती है। उन्होंने बताया कि शिल्पा कितने मानसिक तनाव से गुजर रही है। तो तू सामने आकर भी तो मैं को पारुल का सच बता सकता था। नहीं विकी, अगर मैं सामने आता तो पारुल तुरंत गेम पलट देती। वो आज के ड्रामे को मेरा झूठ बनाकर मैंग के सामने परोस देती और मैंग कान का इतना कच्चा है कि वह पारुल की बातों पर आसानी से विश्वास कर जाता और हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। अभी मुझे पर्दे के पीछे ही रहना है, बस आंटी के ठीक होने का इंतज़ार है। जिस दिन वह ठीक होंगी, शिल्पा की पूरी सच्चाई मैंग के सामने होगी। मैंने वीडियो बनाकर रेवती आंटी को भेज दिया है ताकि वो रेणुका आंटी को दिखा दें। कमी शिल्पा में नहीं, उन लोगों की सोच में है जो उसके बारे में गलत सोच ले बैठे हैं। ये तूने अच्छा किया। अब आगे क्या करना है? कुछ नहीं, अब हमारा काम ख़त्म। मैंग को यह तो पता चला कि पारुल ने शिल्पा को बदनाम करने के लिए कितना बड़ा गेम खेला था, पर जब आंटी से पता चलेगा कि शिल्पा माँ बनने वाली है, तब उसे एहसास होगा कि वो ज़िंदगी में क्या खो चुका है। ये पारुल भी चुप बैठने वालों में से नहीं है, राघव बोला। यह खुरापात तो करेगी। सही बोला राघव, इतनी आसानी से हार तो नहीं मानेगी। कहीं मेरे घर ना पहुंच जाए, वरना मॉम डैड तो मुझे हमेशा के लिए बाहर भेज देंगे। नहीं, वो तेरे पीछे नहीं, मैंग के पीछे जाएगी। अब देखना यह है कि वो करती क्या है। और तू कल जाएगा पारुल के ऑफिस? नहीं, अब मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं है। मैं रात देर तक जागता रहा, इस कारण सुबह देर तक सोता रहा। मैं उठो बेटा, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? मैं घड़ी देखता है, बाप रे 9 बज गए। आज मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। मैं फटाफट तैयार होकर नीचे आता है। मौसी, नाश्ता नहीं करूँगा, बहुत लेट हो गया। रुको, मैं संध्या अटकते हुए बोली और जूस के गिलास की ओर इशारा करते हुए बोली, थोड़ा सा। ओके माँ, तू कह रही है तो पी लेता हूँ। मैं जूस पीने लगा तो देखकर संध्या मुस्कुरा उठी। अब तो खुश माँ। मैं संध्या के पैर छूकर ऑफिस निकल गया। रीता संध्या को चलाने की प्रैक्टिस कराने लगी। संध्या जी, आप चुप नहीं रहा कीजिए। आज से बल्कि अभी से बोलने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अब कई दिनों से बोली नहीं, बस इसी कारण आपकी जुबान उठ नहीं पा रही है। मौसी जी, आप संध्या जी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए और इन्हें बोलने के लिए प्रेरित कीजिए। फिर देखिए, ये हम सबको चुप कराने लगेंगी। रीता की बात पर सब हंस पड़े। मैंग, मुझे तुमसे मिलना है, पारुल फ़ोन करके मैंग से कहती है। पर मुझे तुमसे नहीं मिलना। मैंग फ़ोन काट देता है। पारुल फिर से फ़ोन करती है। मैंग, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रही, या तो तुम मिलने आओ, वरना मैं ही तुम्हारे ऑफिस आ रही हूँ। तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। बताओ कहाँ मिलना है? मेरे घर आ जाओ। सॉरी, कहीं और मिल सकती हो तो मिलो, वरना फिर मिलने की बात भूल जाओ। ठीक है, तो होटल में मिलो। हाँ ठीक है, वहीं मिलो जहाँ मिलते थे। मैं मीटिंग में इतना व्यस्त हो गया कि भूल गया और पारुल इंतज़ार कर रही थी। रेवती जतिन को वीडियो दिखाती है। जतिन, ये देखिए तो कैसे इस लड़की के कहने में मैंग ने मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी। छोड़ो रेवती, रात गई बात गई। वैसे भी अब सब बदल गया है। हाँ, इससे यह तसल्ली रहेगी कि मैंग की नज़रों में मेरी बेटी निर्दोष साबित हो जाएगी। फिर मैंग को उसकी गलती का एहसास होगा। जैसे आज मेरी बेटी तड़प रही है, वो भी वैसे ही तड़पेगा। तब इस बाप के कलेजे को ठंडक मिलेगी। जतिन बोले। किस बात की ठंडक पापा? शिल्पा ने कमरे में आते हुए पूछा। कुछ नहीं बेटा, एक प्रोजेक्ट को लेकर परेशान हूँ। पूरा हो तो दिल को ठंडक मिलेगी। हो जाएगा पापा, आप तो बड़ी बड़ी मुश्किलों को चुटकियों में पूरा कर देते हो। माँ, क्या हुआ बेटा? अचानक से शिल्पा के मुंह से कराह निकल गई। पता नहीं माँ, पर अचानक दर्द होने लगा। अरे बाप रे, गाड़ी निकालिए जतिन, अभी तो 8वां महीना चल रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। शिल्पा को आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर बताती है शिल्पा को लेबर पेन शुरू हो गए हैं। शिल्पा और बच्चा दोनों ही कमज़ोर हैं। हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। तुरंत ऑपरेशन नहीं किया तो दोनों की जान को खतरा हो सकता है। आप फ़ौरन इनके पति को बुला लीजिए, पेपर साइन करने होंगे। नर्स, इन्हें तुरंत ओटी में शिफ्ट करो। शिल्पा के जाते ही
कहाँ साइन करने हैं? मैं उसका पिता हूँ। उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। आप उसके सामने उसके पति का जिक्र मत कीजिए प्लीज़, हाथ जोड़कर बोले जतिन। ओह सॉरी, आप काउंटर पर जाकर फॉर्म भर दीजिए। जतिन फॉर्म भरने चले गए। डॉक्टर ऑपरेशन शुरू कर देते हैं थोड़ी देर में। बधाई हो, बेटा हुआ है, आप नाना बन गए हैं। सुनते ही रेवती खुशी के मारे रो पड़ी। मन ही मन, भगवान इतनी खुशी का दिन है, फिर भी मेरी बेटी दिल से उदास रहेगी। उस मासूम को क्यों ये दिन दिखा दिया आपने? मयंक प्रोजेक्ट के काम में व्यस्त होने के कारण पारुल से मिलना भूल जाता है, जिसकी वजह से पारुल और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाती है। मयंक, मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तुमने मेरी खुशियों को बर्बाद किया है, मैं भी तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। देखती हूँ अब मेरी अगली चाल से तुम कैसे बचोगे। तुम्हारे कारण विक्की मेरे जाल में फंसने से बच गया। वो मुझसे शादी करने वाला था। पारुल खन्ना दिल्ली की नामी हस्तियों में शुमार हो जाती। मयंक, तुमने ऐन वक्त पर सारा खेल बिगाड़ दिया। वो रोहन का बच्चा, वो भी नौकरी छोड़कर भाग गया। अब विकी से मिलने के सारे रास्ते बंद हो गए। शिल्पा को भी होश आ जाता है। उसे पता चलता है कि उसने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया है, तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अपने बेटे को गोद में लेकर वह उसमें मयंक की छवि को देखने लगी। ये बिल्कुल तेरे जैसा है बेटा। अच्छा हुआ अपने पिता पर नहीं गया। माँ की कही बात दिल पर कांटे की तरह चुभी शिल्पा को, पर फिर उसने खुद को संभाल लिया। माँ सही तो कह रही हैं, मैक ने मुझे छोड़ दिया पर मेरे दिलो दिमाग में घर बना लिया। वो तो अब पारुल के साथ खुश होगा, अब तक घर भी बसा चुका होगा। शिल्पा अपनी माँ को सामने देखकर वह खुश होने की कोशिश करती है। माँ, एक बात कहूँ, मानोगी? क्या? बोलो। अब ये मत कहना यह खुशखबरी मैंग को भी दे दो। नहीं माँ, मैंग को नहीं, पर माँ को। उन्हें तो सब पता है ना, उनकी इसमें क्या गलती है। उन्होंने तो हमेशा मुझे माँ जैसा प्यार किया। अगर वह ठीक होती तो शायद ऐसा कभी नहीं होने देती। ठीक है, मैं जतिन से बात करूँगी। उनसे पूछे बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अब हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। जी माँ, बस ये पहली और आखिरी बार, फिर कभी भी कुछ नहीं कहूँगी। प्लीज़ माँ, प्लीज़ पापा। शिल्पा के कहने पर जतिन मान जाते हैं। बस पहली और आखिरी बार बेटा, फिर कभी मत कहना फ़ोन करने के लिए। जी पापा, मैं अभी संध्या जी को फ़ोन करता हूँ। इतना कहकर जतिन संध्या जी को फ़ोन लगाते हैं। फ़ोन मयंक की मौसी उठाती हैं। हेलो, क्या संध्या जी से बात हो सकती है? मौसी जतिन से शादी के समय ही मिली थी, तो फ़ोन पर उन्हें पहचान नहीं पाई थी। क्या दीदी से बात? वो तो नहीं हो सकती। शायद आपको पता नहीं, दीदी की तबीयत खराब है। जी, मुझे उनकी हालत के बारे में सब पता है। संध्या जी बीमार हैं, पर वह सुन तो सकती हैं। आप सिर्फ उन्हें फ़ोन दे दीजिए। जी, मैं उन्हें फ़ोन देती हूँ। दीदी, कोई आपसे बात करना चाहता है, नाम नहीं बताया। लीजिए फ़ोन और सुन लीजिए। संध्या जी टूटे फूटे शब्दों में, हेलो। हेलो, मैं जतिन बोल रहा हूँ, शिल्पा का पापा। आपने पहचान तो लिया होगा, व्यंग भरी भाषा से बोले जतिन। माफ़ कीजिए संध्या जी, अगर आपको परेशान किया तो माफ़ी चाहूँगा। शिल्पा आपसे बात करना चाहती है, आप उसकी बात सुन लीजिए। जतिन शिल्पा को फ़ोन दे देते हैं। माँ, आप मेरी बात सुन रही हैं? माँ, आप दादी बन गई हैं। सुना माँ आपने, आप दादी बन? क्या? संध्या के मुंह से बिना अटके एकदम से साफ स्वर निकला। हाँ माँ, अच्छा होता कि आप आज मेरे पास होती, आपके पोते को आपकी गोद मिल जाती। मेरा पोता? सुन छोटी, मैं दादी बन गई। मौसी और रीता आश्चर्य से संध्या को देखने लगे। ये कैसा करिश्मा हो गया, जो इतने प्रयासों के बावजूद नहीं बोल पा रही थीं, वो अचानक साफ साफ बोल गईं। अच्छा, रखती हूँ माँ, अपना ख्याल रखना। थोड़ी सी बात करके शिल्पा फ़ोन काट देती है। बस अब खुश? अब मत कहना बात करनी है, जतिन बोले। संध्या जी बोल लेती हैं तो मैं को अभी तक सच क्यों नहीं बताया उन्होंने? जतिन क्रोध में बोले। शिल्पा यह सुनकर रुआंसी हो गई। बस बस, रोना नहीं, बहुत रो चुकी हो। अब खुशियाँ आई हैं, उनका स्वागत करो। शिल्पा की आंखों में आंसू देख जतिन प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगे। बेटा, तू बहुत भोली है। संध्या जी अपने बेटे की खुशी ही पहले देखेंगी। तू जितनी जल्दी इन सब यादों से निकलेगी, उतनी जल्दी अपनी ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखेगी। अब तू माँ बन गई है, अपने बेटे को खुशियाँ देने के लिए तेरा खुश होकर जीना ज़रूरी है। आप सही कह रहे हैं पापा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी।
मेरे बेटे पर मेरे गमों की परछाई भी नहीं पड़ेगी। मुझे मैंग की यादों से बाहर निकलना होगा। हाँ, यह हुई ना बहादुर बच्चों वाली बात। अच्छा सुन, एक गुड न्यूज़ है। क्या पापा? मैंने तेरे चाचा से बात की और तेरे बारे में सब बता दिया। नितिन बहुत गुस्सा हो रहा था। वो कह रहा था कि अब शिल्पा को इंडिया नहीं रहने देगा, वो अपने पास अमेरिका ले जाएगा। मैंने भी हाँ कर दी है। अगले महीने आ रहा है। तेरा क्या कहना है? मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ पापा, शिल्पा बोली। यहाँ रहूँगी तो वही बातें मेरे इर्द गिर्द घूमती रहेंगी। पारुल मैम को बार बार फ़ोन करके परेशान कर रही होती है। तुम पागल हो गई हो क्या पारुल? बोला ना फ्री होकर तुमसे मिलता हूँ। मैं कैसा मत करो, वरना मैं अपनी जान दे दूँगी। तुम तो मुझसे शादी करना चाहते थे, पर आंटी तो मुझसे नफ़रत करती हैं। क्या करती? कब तक तुम्हारा इंतज़ार करती? मुझे लगा विक्की मेरा अच्छा जीवन साथी बन सकता है, पर तुम्हारे कारण वो भी मुझे छोड़ गया। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? पारुल फ़ोन पर रोने लगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पारुल ने नया दांव खेलना शुरू कर दिया। मैंग, मैंने हमेशा तुम्हारी खुशियाँ चाही हैं। कल गुस्से में तुम्हें न जाने क्या क्या कह गई। मैंग सॉरी यार, गलती हो गई। अच्छा अच्छा, अब रोना बंद करो। पहले तुम चुप हो जाओ पारुल, हम इस बारे में मिलकर बात करते हैं। मैंग नरम सुर में बोला। ओह मैंग, मेरी बात समझने के लिए थैंक्स। मैंग काम अधिक होने के कारण रात ऑफिस में ही रुक जाता है। प्रोजेक्ट का काम आज ही ख़त्म करना है, तो मौसी जी मैं घर नहीं आऊँगा। संध्या बोलने लगी। यह बात मैंग को बताने के लिए संध्या मना कर देती हैं। दीदी, आपने मैंग को क्यों नहीं बताने दिया? अरे छोटी, जरा सोच, वो अचानक मुझे बोलते देखेगा तो कितना खुश हो जाएगा। हाँ, ये बात तो सही कही दीदी। संध्या अपनी बहन को पारुल की सब सच्चाई बता देती हैं। ओ दीदी, ये पारुल तो बड़ी चालाक निकली। हाँ छोटी, उस लड़की ने मेरी भोली भाली बहू शिल्पा की हंसती खेलती ज़िंदगी में आग लगा दी। मैं लाचार पड़ी ये सब देखती रही। मुझे भी तभी अपाहिज होना था। काश मैग ने पहले ही मेरी बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पर अब बहुत हुआ, अब मैग को उसकी गलती बतानी होगी। शिल्पा को फिर से उसकी जगह उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाना होगा। मुझे मेरी बहू और पोता दोनों वापस चाहिए। रीता को दवा लेकर आती देख संध्या चुप हो जाती है। अब आप आराम करिए, आपने आज बहुत बात कर ली। आज खुशी के मारे चलने की प्रैक्टिस करना भूल गई। थैंक्स रीता बेटा, आपने मेरे लिए बहुत मेहनत की, एक बेटी की तरह देखभाल की। बेटी भी कहती हैं और आप भी। मुझे तुम कहिए आंटी, आप बड़ी हैं। बस अब सो जाइए, सुबह बात करेंगे। गुड नाइट रीता। संध्या को दवा देकर सुला देती है। मौसी जी चलती हूँ, सुबह आऊँगी, कहकर रीता घर चली गई। मैक और उसकी टीम देर रात तक प्रोजेक्ट पर काम करती रही। आखिरकार काम खत्म हो ही गया। पहले पापा, फिर माँ की तबीयत के कारण इस प्रोजेक्ट के पूरा होने में इतना समय लग गया। आशुतोष जी, अगर ये आज ख़त्म नहीं होता तो ये डील कैंसिल हो जाती। ये पापा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, इस पर उन्होंने बहुत मेहनत की थी। चलिए आप सभी आराम कर लीजिए, मैं भी थोड़ा सो लेता हूँ। मैंग की परेशानी दूर हुई तो दूसरी पैर पसारे खड़ी थी। दूसरे दिन भी मैंग पारुल से नहीं मिल पाया प्रोजेक्ट के सिलसिले में। मैंग मुंबई की पार्टी के साथ मीटिंग में व्यस्त रहा। पारुल बार बार फ़ोन करके मैंग को मिलने के लिए तंग कर रही थी। इस वजह से मैंग ने मोबाइल फ्लाइट मोड पर कर देता है। शाम को घर लौटते वक्त आज पारुल से मिल ही लेता हूँ। वो पारुल को फ़ोन उठाता है और उधर से जो कुछ सुना वो सुनकर उसके होश उड़ गए। हेलो, आप कौन? ये तो पारुल का नंबर है ना? हाँ जी, ये पारुल का ही नंबर है। मैं डॉक्टर आनंद बोल रहा हूँ। पारुल मेरे हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल में? क्या हुआ उसको? वह ठीक तो है ना? जी, अभी तो फ़िलहाल ठीक है। उन्होंने स्लीपिंग पिल्स खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था। क्या? पर क्यों? वह आप उनसे ही पूछ लीजिए। मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया। पारुल, तुम ठीक तो हो ना? यह आत्महत्या, स्लीपिंग पिल्स, यह सब क्या है? सर, मुझे लगा मैम सो रही हैं। मैं अपना काम ख़त्म करके मैम को जाने की परमिशन लेने के लिए आई। मैम कुछ बोली नहीं तो मैंने मैम को छुआ। मैम बेहोशी की हालत में नीचे गिर गईं। मैंने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया और उनको हॉस्पिटल ले आई। यहाँ आकर पता चला कि उन्होंने नींद की गोलियाँ खा ली थीं। पारुल की मेड लीला ने मैम से कहा। मैम किसी बात को लेकर बहुत दुखी थी। अब मैं चलती हूँ मैम,
कल रात से यहीं हूँ। दोनों ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। मैं सर, मैं जाना तो नहीं चाहती, पर मेरी बेटी को बुखार आ गया है, तो 2-3 दिन नहीं आ पाऊँगी। आप मैम को संभाल लेंगे सर? हाँ, मैं सब संभाल लूँगा। तुम जाओ अपनी बच्ची को देखो। धन्यवाद सर। लीला वहाँ से चली गई। ये सब क्या है पारुल? मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। कोई नहीं है मेरा। अब मैं जीना नहीं चाहती। पर फिर भी तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो। मैंने तुमसे अपनी गलती की माफ़ी भी मांग ली, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कहते हुए पारुल रोने लगी। तुम तो ना मिलना चाहते हो, ना ही मुझसे शादी करना चाहते हो। तुम्हारे कारण विक्की मुझे छोड़ गया। मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। ऐसी ज़िंदगी जीने से तो मरना बेहतर है। अब बस भी करो पारुल। जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। हम इस बारे में बात करते हैं। नहीं मैंग, अब बात करने का समय निकल गया है। अब तो मुझे हाँ ना में जवाब चाहिए। तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? पारुल, मैंने कहा ना, हम इस बारे में बात करेंगे। पर अभी तुम आराम करो। तभी डॉक्टर आकर कहता है, अब पारुल ठीक है, आप उन्हें घर ले जाइए। जी धन्यवाद डॉक्टर आनंद। पारुल, मैं डिस्चार्ज के पेपर तैयार करवाता हूँ। मैंग डॉक्टर आनंद को पारुल के पास छोड़कर चला जाता है। धन्यवाद आनंद, तुमने मेरी एक मदद तो कर दी। मुस्कुराते हुए पारुल बोली, बस एक और कर दो। उस बेवकूफ़ से यह कह दो कि मुझे अकेला ना छोड़े। वो तो मैं कह दूंगा, पर मेरी फीस? बेशर्मी से हंसते हुए डॉक्टर ने कहा। पारुल ने तकिए के नीचे से 2 नोटों की गड्डियां आनंद को पकड़ा दी। पारुल, ये इतना बड़ा इमोशनल फूल है, फिर तुमने आत्महत्या का बहाना क्यों चुना? कोई और भी तरीका आजमा सकती थी। हाँ, आजमा सकती थी, पर इसके घर तक पहुंचने का ये आसान तरीका है। अब ये शादी करे ना करे, पर मुझे घर ज़रूर ले जाएगा। तब तक मैंग भी आ जाता है। चले पारुल? हाँ चलो। मिस्टर मैंग, पारुल का विशेष ध्यान रखना है। इन्हें अकेला मत छोड़ना, वरना डिप्रेशन में जा सकती हैं। जी डॉक्टर, मैं पारुल का अच्छे से ध्यान रखूँगा। मैंग पारुल को उसके घर ले आया। अब कौन सी दवा लेनी है, वो पारुल को समझाने लगा। छोड़ो मैंग, मुझे कोई दवा नहीं लेनी। कैसी बात कर रही हो पारुल? क्यों नहीं दवा लेना? ठीक कैसे होगी तुम? बच्चों जैसी बातें मत करो। मैंग, तुम भी यहीं रुक जाओ ना, या मुझे अपने घर ले चलो। मैं अकेला नहीं रहना चाहती। पारुल, तुम चिंता मत करो। मैं जल्दी ही तुम्हें अपने घर ले जाने की व्यवस्था करता हूँ, पर पहले माँ से एक बार बात तो कर लूँ। अब गुड गर्ल की तरह आराम करो। मैं पारुल को समझा बुझाकर घर छोड़कर अपने घर के लिए निकल गया। यह मैं हमेशा आंटी का चिपकू बना रहेगा। पहले मेरी शिल्पा करता था, अब मामा करता है। सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं को घर पहुंचने में देर हो गई थी। संध्या और मौसी सो चुके थे। मैं को बहुत भूख लग रही थी। उसने फ्रिज खोली तो उसमें रसमलाई रखी थी। वाह, रसमलाई ज़रूर शिल्पा लाई होगी। जाकर देखता हूँ। थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि ठिठक कर रुक गया। शिल्पा को तो मैंने ही अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका, तो अब क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ। मैंग की भूख मर गई। फिर से पानी की बोतल लेकर वो कमरे में सोने चला गया। प्रोजेक्ट और पारुल ने मैंग को बहुत थका दिया था। सुबह संध्या मैंग को जगाने के लिए उसके कमरे में आती है। कमरे की हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है। मैंग शिल्पा के जाने के बाद किसी को भी अपने कमरे में नहीं जाने देता था। क्या हालत हो गई है कमरे की और मेरे बेटे मैंग की। संध्या मन ही मन सोचने लगी। मैंग, उठ जा बेटा, ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैंग के बालों में उंगलियां घुमाते हुए संध्या बोली। हाँ माँ, सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है। फिर अचानक से चौंक कर उठता है। माँ, मुझे अभी ऐसा लगा जैसे आपने कुछ कहा। मैंग आश्चर्य से बोला। हाँ, तूने सही सुना है बेटा, मैंने ही तुझे आवाज़ दी थी। माँ, आप बोलने लगी? ओ माँ, ये तो करिश्मा हो गया। माँ की गोद में सिर रखकर लेट गया मैंग। माँ, आज कितने दिनों बाद मेरे दिल को सुकून मिला। आपकी आवाज़ सुनने को तरस गया था, पर यह अचानक कैसे? तेरे पापा बनने की खुशी में मैंग, संध्या बोली। मैं पापा? मैं कुछ समझा नहीं माँ, साफ साफ कहिए। तू पापा बन गया है और मैं दादी। पर मेरी बदनसीबी देखो, मैं अपने पोते को देख भी नहीं सकती। संध्या बताती हैं, शिल्पा ने बेटे को जन्म दिया है। माँ, मुझे उसके विषय में कोई बात नहीं सुननी है। सुननी पड़ेगी बेटा। अगर आज तूने मेरी बात नहीं सुनी तो सारी ज़िंदगी पछताएगा। माँ, आपको अभी भी शिल्पा की इतनी फिक्र है? उसने एक बार भी आपके या मेरे बारे में सोचा? उसे तो बस माँ के घर जाने का बहाना मिलना चाहिए था। शादी मुझसे की,
पर प्यार तो वह सिर्फ राघव से ही करती थी। माँ वो उससे ही मिलने वहाँ जाती थी। मैंने उसे मना किया था, वो माँ के यहाँ नहीं जाएगी। मेरे मुंबई जाते ही उसे मौका मिल गया। माँ आप बहुत भोली हो। मैं मेरी बात सुन पहले। नहीं माँ, आप पहले मेरी बात सुनो। मैं मुंबई से लौटा, सीधे गाजियाबाद पहुँचा। वो वहाँ माँ से नहीं, राघव से मिलने गई थी। शिल्पा को मैंने राघव के कमरे में देखा, और तो और वो उसे यहाँ तक साथ ले आई। मुझे तो घिन आती है शिल्पा से। आप कहती हो मैं पापा बन गया, मैं नहीं मानता। मुझे शिल्पा पर कतई भरोसा नहीं। मैं बस कर अब। शिल्पा के बारे में एक और शब्द कहा तो तू मेरा मरा मुंह देखेगा। माँ इतना सब सुनकर आप मुझ पर गुस्सा हो रही हो? हाँ हो रही हूँ गुस्सा। तुझे कहा था मैंने पारुल से दूर रह, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। तू शिल्पा पर आरोप लगा रहा है, उस मासूम बच्ची के बारे में कुछ बोल रहा है। तो सुन, उस दिन क्या हुआ था। संध्या मैं को सारी बातें बता देती है। क्या तुम सच कह रही हो माँ? हाँ सच कह रही हूँ। पारुल जिस दिन इस घर में आई थी, मैंने तुझे आगाह किया था इससे दूर रह, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। तेरे पिता भी दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते थे। पारुल ने मेरा घर बर्बाद कर दिया मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। मैं सारी सच्चाई सुनकर सदमे में आ गया। ये मैंने क्या कर दिया माँ? बिलखते हुए मैं बोला। मेरी मति मारी गई थी माँ। मुझे शिल्पा पर ऐसे अविश्वास नहीं करना चाहिए था। ये क्या हो गया मुझसे? मैंने उस मासूम को कितना भला बुरा कह डाला। मैंने खुद इन हाथों से अपना घर जला डाला। पर माँ, शिल्पा ने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो माँ बनने वाली है? कैसे बताती? तू उसका विश्वास करता? कभी नहीं करता। तू तो इस कदर पारुल के रंग में रंगा हुआ था। शिल्पा तुझे ये सच बताती तो तू अपने बच्चे को ही नाजायज ठहरा देता। शायद यही वजह रही होगी जो उसने तुझे सच नहीं बताया। कितनी खुश थी वो, इसलिए माँ के पास रुकी नहीं। वो तुझे ये खबर सुनाने के लिए बेताब थी। इसलिए सुबह सुबह जतिन जी और राघव हमें यहाँ छोड़ने चले आए थे। और अब तो कुछ बचा ही नहीं, सब खत्म हो गया। मैंग तूने सही नहीं किया। वो पारुल सिर्फ और सिर्फ तेरे पैसों से प्यार करती है, तुझसे नहीं। मैंग शिल्पा का सच सुनकर होश खो बैठा और संध्या की गोद में सिर रखकर रोने लगा। माँ अब क्या होगा? मैं अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ, उसे गोद में लेना चाहता हूँ, पर कैसे? किस मुँह से शिल्पा के सामने जाऊँ? अब तो हमारे बीच कोई रिश्ता भी नहीं रह गया। पारुल ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये जो कुछ भी हुआ माँ, इसमें मेरी ही गलती थी। मैं शिल्पा को बहुत अच्छे से समझता था। पारुल के कहे में आकर भोली वाली शिल्पा पर शक कर बैठा। मैंने ही पारुल को बहुत ज़्यादा छूट दे दी थी, तभी उसकी हिम्मत बढ़ी कि वह मुझसे ही मेरी शिल्पा की बुराई कर सके। सही कहती है पारुल, मेरा घर मेरे कारण टूटा, मैं ही जिम्मेदार हूँ। बस कर, शांत हो जा बेटा। अब जो हो गया उसे कैसे ठीक करें यह सोचो। मुझे मेरी बहू और पोता दोनों चाहिए। हम वहाँ जाएंगे, उन लोगों से मुझे भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी तो मैं भी मांग लूँगी, पर मैं अब शिल्पा के बगैर नहीं रह सकती। क्या मुंह लेकर वहाँ जाऊँगा माँ? वो लोग मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैं शिल्पा का सामना नहीं कर सकता। तो मुझे ले चल, मैं बात करूँगी। कोशिश तो करनी पड़ेगी, फिर ऊपर वाले की मर्ज़ी। ठीक है माँ, जैसी तेरी मर्ज़ी। अभी 2-3 दिन ऑफिस में बहुत काम है। काम ख़त्म होते ही मैं आपको वहाँ लेकर ज़रूर चलूँगा। जैसी तेरी मर्ज़ी बेटा। 2 दिन बाद तो तेरा जन्मदिन भी आ रहा है। संध्या उठकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। मैं सोच में डूबा हुआ था, कैसे वो और शिल्पा बच्चों को लेकर आपस में लड़ जाते थे। मैं जब हमारे बच्चे होंगे तो हम उनका क्या नाम रखेंगे? शिल्पा, आज तुम्हें कैसी बातें लेकर बैठ गई? बोलो ना मैंग। अच्छा ज़रा सोचने तो दो। हाँ, मैं अपनी बेटी का नाम बंसिका रखूँगा, और बेटे का? उसके लिए कोई नाम नहीं सोचा। देखो शिल्पा, जब बच्चे होंगे तो नाम भी रख लेंगे। बेटी होगी तो मुझे तुम्हारे साथ साथ उसका भी प्यार मिलेगा। बेटियां पापा की जान होती हैं। बेटा तो माँ का लाडला होता है, तब तुम मुझसे ज़्यादा उससे प्यार करोगी। ओह ये बात, आप अभी से मेरे बेटे से जलने लगे? देखो चिढ़ गई। मैं सच ही तो कह रहा था। मैंग बेटा, चल नाश्ता कर ले। मौसी की बात सुनकर मैंग चौंक गया। शिल्पा कितने दूर हो गए हम। जब बच्चे नहीं थे तब तुम उनके नाम के लिए इतना सोचती थी, बच्चों की तरह रूठ जाती थी। आज जब हमारा बेटा इस दुनिया में आ चुका है तो हमारे बीच इतनी दूरियां आ गईं कि मैं उसका नाम रखना तो दूर,
उसका चेहरा भी न देख सका। ओह, यह मैं क्या कर बैठा। पारुल, मेरा घर तोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। पारुल ने एक बड़े रिसोर्ट में मैंग की बर्थडे पार्टी रखी थी। उसने वहाँ अपने सभी कॉलेज फ्रेंड और अपने पापा को भी बुलाया था। मैंग, तुम मुझसे कितना भी दूर भागते रहे हो, पर इस पार्टी में तुम्हें मुझसे सगाई करनी ही पड़ेगी। मैंने पापा को इसलिए बुलाया है कि वो हमारी चट मंगनी पर शादी कर देंगे। फिर देखती हूँ तुम्हारी अकड़। मैंग भी बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए निकल जाता है। पारुल, ये तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी की अंतिम पार्टी होगी। आज तुम्हें पता चलेगा किसी की ज़िंदगी तबाह करने की सज़ा क्या है। मैंग बर्थडे पार्टी में पारुल को खूब खरी खोटी सुनाता है। तुम्हारे झूठ में फंसकर, तुम्हारी बात सच मानकर शिल्पा के साथ बहुत गलत किया। मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। ये क्या कह रहे हो मैंग? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं तुम्हारा बुरा चाहूँगी? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? अरे, आंटी कुछ भी कह रही हैं, तुम उनकी किसी बात का भरोसा मत करो। वह सिर्फ शिल्पा के बेटे को अपना पोता समझ बैठी हैं और कोई बात नहीं है। उन्हें सिर्फ पोते का लालच है। इसके लिए उन्होंने शिल्पा को लेकर चाल चलनी शुरू कर दी है। शिल्पा तुम्हारे लायक नहीं थी मैंग, ये आंटी की चाल है। माँ के लिए कुछ मत बोलो पारुल। कमाल है यार, कोई माँ को लेकर इतना अंधा हो सकता है। तुम्हारी माँ अपने मतलब के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकती हैं? पारुल! तड़ाक! पारुल के गाल पर एक जोर का थप्पड़ पड़ा। मैं माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। दूर हो जाओ मेरी ज़िंदगी से, फिर कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाना। मुझ पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप कुछ नहीं बोलेंगे पापा? इस दो कौड़ी के इंसान ने आपकी बेटी पर हाथ उठाया। जय, नेहा, राहुल, तुम सब भी चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे हो। हम क्या बोले पारुल? तू आज हम सबकी नज़रों में गिर चुकी है। हंसी मजाक एक अलग बात है, पर किसी की ज़िंदगी तबाह करने में हम तेरे साथ नहीं हैं। सॉरी मैंग, पिछली पार्टी में जो कुछ भी हुआ था वो हमने इसके कहने पर मजाक किया था। आज जब हमें यह पता चला कि तेरा घर टूटने का कारण ये पारुल है, तो इसके इस कृत्य में हम भी खुद को कहीं ना कहीं दोषी समझ रहे हैं। हमें माफ़ कर देना मैंग। मैंग के कॉलेज के सभी दोस्त वहाँ से चले गए। पारुल के पापा भी अपनी बेटी की करतूतों के लिए मैंग से माफ़ी मांगने लगे। पारुल, अब अपना सामान समेटो और मुंबई चलने की तैयारी करो। ये मेरे ही गलत लाड प्यार का नतीजा है जो आज तुम इस कदर गिर चुकी हो। एक बिन माँ की बच्ची को मैंने दुनिया की हर खुशी दी, सिवाय संस्कारों के। अब तुम वही करोगी जो मैं चाहूँगा, समझी? मैं मुंबई नहीं जाऊँगी पापा, आप जो चाहें कर लो। हाँ, वही तो करने जा रहा हूँ। अब यहाँ का कारोबार तुम्हारे चाचा संभालेंगे। तुम्हें यहाँ रहना है रहो, पर तुम्हें घर से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। यह बात गांठ बांध लेना। पारुल समझ गई, अब यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली। मैंग को भी सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। अब यहाँ समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं गुस्से में पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। शिल्पा अस्पताल से घर आ गई थी। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। मैंग शिल्पा के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। शिल्पा के चाचा भी अमेरिका से आ जाते हैं। सुबह सुबह डोरबेल की आवाज़ से शिल्पा आकर दरवाज़ा खोलती है। अरे चाचू, आप तो अगले हफ्ते आने वाले थे। हाँ, झूठ बोला था मैंने, नितिन मुस्कुराते हुए बोला। मैं तो अपने नाती से मिलने के लिए इतना बेताब था, मैंने अपनी छुट्टियों की डेट बदलवा ली। कहाँ है छोटू? चाचू अंदर झूले में है, जाग रहा है। तभी माँ की आवाज़ आती है। शिल्पा, इतनी सुबह सुबह किससे बात कर रही हो? माँ, आप आकर देख लो, आपसे कोई और पापा से मिलने आया है। चाचू, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, आप पापा और माँ को सरप्राइज़ देते रहो। शिल्पा मुस्कुराते हुए चाय बनाने चली गई। नितिन पीट करके खड़ा हो जाता है। जी कहिए, क्या काम है इतनी सुबह सुबह आने की वजह? जतिन ने पूछा। जी, आपसे मिलना चाहता था, नितिन ने पलटते हुए कहा। नितिन? जी भैया, मैं। नितिन भाई भाभी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। पर तुम्हें तो 10 दिन बाद आना था, इतना जल्दी क्यों? भैया, वो सुनैना के पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो सोचा अभी चलते हैं। सुनैना भी अपने पापा से मिल लेगी। शिल्पा को भी ट्रैवलिंग के समय बच्चे को साथ ले जाने में आसानी होगी। वाह, चाची भी आई हैं। शिल्पा चाय लेकर आ जाती है। हाँ, परसों यहाँ आ जाएंगी, फिर हम शिल्पा को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। पर अभी जाना बहुत ज़रूरी नहीं हो जाएगा नितिन? बच्चा बहुत छोटा है अभी। रेवती चिंता करने लगी। भाभी, आप खामखा चिंता कर रही हो। बच्चों की डॉक्टर साथ में जा रही है, फिर कैसी चिंता? हाँ रेवती,
नितिन सही कह रहा है। सुनैना के होते हुए हमें कैसी चिंता। सब अच्छा होगा। शिल्पा बेटा, क्या क्या सामान चाहिए लिस्ट तैयार कर लो। हम तुम्हारे जाने की तैयारी करते हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है भैया। मेरे होते हुए शिल्पा को कभी कोई कमी नहीं होगी। आप तो जानते ही हो सुनैना शिल्पा से कितना प्यार करती है। जानते हैं नितिन, इसीलिए तो शिल्पा को तुम्हारे साथ भेजने को तैयार हैं। सुनैना ने हमेशा एक बेटी की तरह शिल्पा से प्यार किया है। भगवान भी अच्छे लोगों को दुख देता है। इतने ममता भरे हृदय वाली सुनैना ममता के सुख से वंचित रह गई। छोड़ो भैया, मैंने तो इस विषय में सोचना ही बंद कर दिया। मैं नहीं चाहता मेरे कारण कभी सुनैना को अपनी कमी का एहसास हो। मैं अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसमें और 3-4 दिन निकल गए। और कितने दिन हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं अपने पोते और शिल्पा से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रही हूँ। तुझे समय नहीं है तो छोटी को लेकर चली जाऊँगी। नहीं माँ, बस 2 दिन और फिर हम चलेंगे और मौसी को भी साथ ले चलेंगे। जैसी तेरी मर्जी। तू कभी मेरी बात नहीं सुनता, हमेशा ही अपने मन की करता है, इसीलिए तो दुखी रहता है। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो। ठीक है बाबा, कल सुबह चलते हैं। आप खुश। आप बिना मुझे परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती हो। सुबह मैं माँ और मौसी को लेकर गाजियाबाद पहुँच गया। जतिन और रेवती इन लोगों को देखकर चौंक जाते हैं। आप लोग यहाँ यूँ अचानक आने का क्या मतलब है। जतिन थोड़ा रूखी आवाज़ में बोले। जतिन जी, हमें मालूम है आप हमसे बहुत नाराज़ हैं। मैं भी क्या करती, मेरी लाचारी के कारण सब कुछ आपस में ऐसे सुलझाने का मौका ही नहीं मिला। मुझे शिल्पा से मिलकर माफ़ी मांगनी है। अगर मैं बोलने में असमर्थ नहीं होती तो आज मेरी बहू और पोते मेरे पास मेरे घर में होते। ओह समझा, आप लोग शिल्पा से नहीं, उसके बच्चे के लिए यहाँ आए हो। नहीं पापा, आप गलत समझ रहे हो। मैं शिल्पा से माफ़ी मांगने आया हूँ। पापा नहीं, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। ये बिना मतलब के रिश्तों में हमें मत बांधिए। रेवती बहन, आप तो समझिए इस बात को। जो हुआ भूल कर आगे बढ़ने में भलाई है। आपने सही कहा संध्या बहन, आगे तो बढ़ना है, पर उस सफ़र में हमें आपके परिवार का साथ नहीं चाहिए। और किस पोते की बात करने आए हैं आप लोग। मेरी नाकों के सामने आपके बेटे ने मेरी बेटी के दामन पर अपनी गंदी सोच का कीचड़ उड़ेला था। यह बात ना तो मैं कभी भूलूंगा और ना ही किसी को भूलने दूंगा। रही बात मिलने की, तो शिल्पा आप लोगों की पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। चलो माँ, मैंने तो पहले ही कहा था, यह लोग मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। संध्या मैंग से लिपट कर रोने लगी तो रेवती की आंखें भर आईं। माफ़ करें, वो भी तुम्हें मैंग। तुमने माफ़ी के लायक कोई काम नहीं किया है मैंग। तुमने तो गुनाह किया है और गुनाह की कोई माफ़ी नहीं होती। आप सच कह रहे हैं जतिन जी, संध्या बोली। मैंग ने गलती नहीं, गुनाह किया है। पर एक बार मुझे मेरे पोते से मिल लेने दो। मैंने कहा ना, आप लोगों से शिल्पा यहाँ से जा चुकी है। कहाँ गई है वह मैं आपको नहीं बताऊँगा। जिस दिन मुझे लगेगा अब मैंग को सच में पछतावा है, उस दिन मैं इस बारे में कुछ सोचूंगा। पर अभी आप लोग फ़िलहाल के लिए हमें अकेला छोड़ दें। जतिन ने कहा। चलो माँ, मैंने तो पहले ही कहा था। मैंने काम ही ऐसा किया है, मुझे माफ़ी कहाँ से मिलेगी। सही कहा मैंग तुमने। तुम बार बार वही काम करते रहे जो नहीं करना चाहिए था। जब तुम्हें पहले ही पारुल से मिलने से रोका गया था तो तुम नहीं माने। यशवंत जी ने मना किया, संध्या जी ने मना किया। शिल्पा बार बार इसी बात पर टूट कर बिखरती रही कि पारुल से मत मिलो, पर तुम नहीं माने। तुम्हारे सामने पारुल की सच्चाई तक आ गई, फिर भी तुम नहीं माने। उसने सुसाइड का झूठा नाटक किया तो फिर दौड़कर उसके पास पहुंच गए। हम कैसे विश्वास कर लें कि तुम सुधर गए हो। तुम्हें तुम्हारी गलती का पछतावा है। क्या पता कल पारुल फिर कुछ ऐसा करे और तुम फिर उसके पास लौट जाओ। शिल्पा फिर से उसी दर्द में घिर जाए। जिस दिन हमें विश्वास होगा कि तुम सच में सुधर गए हो, तब हम सोचेंगे तुम्हें शिल्पा से मिलने दें या नहीं। तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं तुम्हारे और पारुल के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता हूँ। हाँ, मुझे भी जानना है। आप पारुल के बारे में इतना सब कैसे जानते हो। आपको कैसे पता कि मुझे पारुल की सच्चाई पता चल गई थी। हमें सब पता है मैंग। अगर पहले से ही हमने अपने कान और आँख खुले रखे होते तो आज शिल्पा की यह हालत ना होती। तुम्हें क्या लगता है मैंग, पारुल ने सच में सुसाइड करने की कोशिश की थी। नहीं, ये वीडियो देखो कैसे डील कर रही है पारुल। अब समझ में आया पारुल किस कदर तुम्हें बेवकूफ़ बना रही थी।
ये वीडियो राघव ने भेजा था। उसे पता था पारुल आसानी से चुप नहीं बैठेगी, कुछ ना कुछ खुरापात तो करेगी। इसी कारण वह और विकी पारुल की हरकतों पर नज़र रखे थे। पर जतिन राघव के विषय में कुछ नहीं कहते हैं। यहाँ सबसे बड़ी गलती तो मेरी रही, जो मैंने शिल्पा की पढ़ाई पूरी नहीं होने दी और जल्दी उसकी शादी कर दी। काश मैंने इतनी जल्दीबाजी नहीं की होती। शिल्पा को तुमसे बेहतर जीवन साथी मिला होता। चले जाओ यहाँ से मैंग। संध्या जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपा कर दोबारा यहाँ नहीं आइएगा। मुझे इस तरह आपको मना करना अच्छा नहीं लग रहा। आपको अपने पोते का मोह यहाँ खींच लाया है। पता तो आपको बहुत दिन पहले ही चल गया था, पर एक बार भी फ़ोन कर शिल्पा का हाल जानने की कोशिश नहीं की। आज फुर्सत मिली आपको। फिर कितना भी हो, आप माँ हैं तो अपने बेटे का भला चाहेंगी। आप सही कह रहे हैं जतिन जी, हमसे गलती तो हुई है और ये गलती कोई छोटी गलती नहीं है। मैम को उसकी गलती की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। शिल्पा जहाँ भी रहे खुश रहे। उसको और उसके बच्चे को मेरा दिल से आशीर्वाद है। चलती हूँ बहन जी, संध्या जी रेवती से बोली। संध्या और मैंग वापस लौट जाते हैं। संध्या के आंसू रुक नहीं रहे थे। चुप हो जाओ दीदी, बीमार हो जाओगी। हो जाने दे छोटी, कभी सपने में भी नहीं सोचा था अपने बेटे का घर टूटते देखूंगी। कितने चाव से शिल्पा को बहू बनाकर लाई थी, क्या पता था ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। शिल्पा अपनी चाची के साथ अपने बेटे बंस को टीका लगवाने गई थी। सुनैना बच्चों की डॉक्टर थी, तो बच्चे के लिए कुछ आवश्यक दवाएं ले आई थी। ये इतनी सारी दवाएं? शिल्पा, बंस ठीक तो है? हाँ दीदी, बंस ठीक है, सुनैना बोली। पर बच्चे के लिए सफ़र लंबा है। बंस को कोई दिक्कत ना हो तो कुछ ज़रूरी दवाइयाँ ले ली हैं बस। तब ठीक है, मैं तो घबरा गई, रेवती बोली। माँ, कुछ हुआ है क्या? शिल्पा ने पूछा। कहाँ? रेवती बोली। वो पापा पता नहीं किस सोच में बैठे हैं। उन्होंने अभी तक हम लोगों को देखा भी नहीं, नहीं तो तुरंत बंस को ले लेते। अरे वो ऑफिस का कोई फ़ोन आया था, तब से ही कुछ सोच रहे हैं। सब बढ़िया है बेटा, तू चिंता मत कर, रेवती हड़बड़ाकर बोली। सुनैना ने रेवती के चेहरे के भाव पढ़ लिए। दीदी, सिर दर्द हो रहा है, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियोगी? अरे तू बैठ, मैं बनाकर लाई। रेवती रसोई में चली गई। पीछे पीछे सुनैना भी रसोई घर में पहुँच गई। दीदी, सच सच बताइए, क्या हुआ? आप भी परेशान दिख रही हो। कुछ तो हुआ है। रेवती सुनैना को सब बता देती है। आप चिंता मत करो दीदी, सब अच्छा होगा। कल सुबह ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। शिल्पा के सब दुख यहीं रह जाएंगे। शिल्पा अब एक नई दुनिया में कदम रखने जा रही है। अब जो वापस आएगी तो एक नई शिल्पा, जो ज़िंदगी की चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने की हिम्मत रखती होगी। जानती हूँ सुनैना, मैंने शिल्पा को जन्म दिया है, पर प्यार तुमने मुझसे कहीं ज़्यादा उसको दिया है। रात को सब खाना खाकर सोने चले गए। जतिन, एक बात पूछूं? हाँ रेवती, पूछो ना। आपने संध्या बहन को शिल्पा से मिलने क्यों नहीं दिया? आपने क्यों झूठ बोला कि शिल्पा कहीं दूर चली गई है? बेचारी कितनी आस लेकर आई थी। शिल्पा की भलाई के लिए झूठ बोला था। रेवती, अगर आज शिल्पा मयंक और संध्या जी से मिल लेती तो शायद उसका यहाँ से जाना मुश्किल होता। वह यहाँ से नहीं जा पाती क्योंकि वह मयंक से अभी भी बहुत प्यार करती है। मयंक भी उससे प्यार करता है, पर वह अभी तक उसके प्यार की सच्चाई को समझ नहीं पाया। इसलिए अभी उनका नहीं मिलना ही बेहतर है। मयंक को फील होना चाहिए कि शिल्पा उसकी ज़िंदगी में क्या जगह रखती है। और फिर शिल्पा हमेशा के लिए तो जा नहीं रही है, कुछ दिनों की ही तो बात है। नई ज़िंदगी में रहकर नई नई चीज़ें सीखेगी मेरी बेटी। ज़िंदगी को नए तरीके से जीना सीखेगी, जो उसके आगे के लिए बेहतर होगा। मैं उसका बाप उसका बुरा नहीं चाहता। मैं भी चाहता हूँ कि शिल्पा का प्यार मिले, उसकी ज़िंदगी में ठहराव आए, पर सबसे पहले वो कुछ बन जाए। मैं जानता हूँ उसकी ज़िंदगी, उसकी खुशियाँ मयंक है, पर वह अभी मयंक से मिल नहीं सकती। मयंक को अभी इंतज़ार करना होगा। ये दिखाना होगा कि वाकई में वह शिल्पा को अपनाना चाहता है। शिल्पा को भी मजबूत बनना होगा। रो रो कर ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं होता। ये तो आपने सही कहा जतिन। अगर शिल्पा नादान नहीं होती तो आज ये नौबत नहीं आती। दीदी चलिए, खाना खा लीजिए। तू खा ले छोटी, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है दीदी? आपको अभी अपनी दवा भी तो लेनी है। आप इतनी जल्दी हार मान गई। आपने अनजाने में भी किसी का दिल नहीं दुखाया है, तो भगवान आपको इतनी बड़ी सज़ा कैसे दे सकते हैं?
आप चिंता मत करो, मेरा दिल कहता है कि जल्दी ही आपको बहू और पोते दोनों का सुख मिलेगा, फिर हम सब साथ रहेंगे। और आप ये चाहती हैं कि जब आपकी बहू आए तो हम सब की डांट लगाए, हमने आपका ख्याल नहीं रखा, है ना दीदी? चलो अब जल्दी से खाना खाकर दवा खाओ। मेरा मन नहीं है छोटी, बेकार की जिद मत कर। मौसी उदास होकर वहाँ से चली जाती हैं। मैं देखो, दीदी खाना नहीं खा रही, अगर उन्होंने समय पर दवा नहीं ली तो फिर से वही प्रॉब्लम हो सकती है। अब तुम ही चलकर समझाओ दीदी को। अब रीता भी नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं अकेली कैसे संभाल पाऊंगी। मौसी आप चलिए, मैं आता हूँ। मैं भी अनमना अपने रूम में लेटा हुआ था। माँ क्या हुआ, आप खाना क्यों नहीं खा रही? आप मेरी गलती की सज़ा खुद को क्यों दे रही हो? मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ माँ, पर मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं जल्दी तेरे पोते और बहू को वापस लेकर आऊँगा। अब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे तुम्हारा सिर नीचा हो। चलो अब कुछ खा लो, आप नहीं खाएंगी तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। संध्या की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप खाना खा लेती हैं और दवा खाकर सोने चली जाती हैं। अब मैं एक धीर गंभीर इंसान बन गया था, दिन रात सिर्फ काम ही काम में लगा रहता। सक्सेना ग्रुप अब इंडिया के बाहर भी अपनी जड़ें जमाने लगा था। शिल्पा भी पढ़ाई पूरी करके जॉब करने लगी थी। बंस 4 साल का हो गया था। बैंक की कार्बन कॉपी बंस बहुत शरारती बच्चा था। शिल्पा टेक्सास की जिस कंपनी में जॉब करती थी, उसी कंपनी में मैं को भी किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाना था। हेलो, एक्सक्यूज़ मी, मिस्टर रॉबिन के साथ आज मेरी मीटिंग फिक्स है। क्या आप बता सकती हैं उनका केबिन किधर है? यस सर, 17 फ्लोर पर सीधे जाकर लेफ्ट में, रूम नंबर 110। सर इस समय मीटिंग रूम में आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। बैंक मीटिंग के लिए पहुंच जाता है। वहाँ मिस्टर रॉबिन अपने स्टाफ के साथ पहले से ही कुछ डिस्कशन में लगे हुए थे। हेलो मिस्टर रॉबिन। ओ मिस्टर मैंग, वेलकम, हम आपका ही वेट कर रहे थे। सब लोग अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। एक चेयर खाली थी। मिस रोजी? यस सर। ये शिल्पा क्यों नहीं आई अभी तक? मैंग शिल्पा के नाम से चौंक गया, फिर खुद को संयत कर लेता है।